Good morning everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 10th of December and day है Friday. सबसे पहली बात यह कि मैंने साउंड पे काफ़ी काम करने की कोशिश की आज तो कल भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको लगा होगा और आज मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आज आपको साउंड में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है पहले से 2-3 दिन पहले जो आ रही थी वीडियोस उनसे, तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पहला लिंक आपको मिलेगा मेरे सेकंड चैनल का। उसके ऊपर क्या है कि मैंने स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस और उसके अलावा एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का फ्री कोर्सेज कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं उसकी वीडियोस डाल रखी हैं। तो अगर इन केस आपको वो सीखना है या आपको देखना है कि कुछ कर सकते हैं क्या, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अगेन मैंने नोट्स बना रखे हैं सारे के सारे, और वो आपको करने के लिए क्या चाहिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। दैट्स इट, आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो पहले नोट के अंदर पेज फर्स्ट के अंदर ही आपकी जो न्यूज़ है सारी वो मैंने कवर कर रखी है इसके अंदर। नाउ इसके अंदर जो पहला आर्टिकल है उसका यहाँ पर है, चिप्स डाउन गवर्नमेंट प्लान 76,000 करोड़ SOPs टू ल्योर कंपनीज। इसका बेसिकली मीनिंग है, चिप्स का मीनिंग है यहाँ पर सेमी कंडक्टर चिप्स, जो आपके बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। और हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि कार्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, और इसकी सप्लाई डाउन होने की वजह से, इसकी प्रोडक्शन डाउन होने की वजह से कार्स का भी प्रोडक्शन डाउन हो गया है। और उसके अलावा कल हमने एक न्यूज़ देखी थी हैंडसेट्स की, मैं वहाँ पर ही बात बताना भूल गया था, पर हैंडसेट्स का जो प्रोडक्शन था वो भी डाउन इसीलिए हुआ है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स उसमें भी यूटिलाइज होती हैं। नाउ इसके अलावा गवर्नमेंट प्लान्स 76,000 करोड़ SOPs टू ल्योर कंपनीज। SOP का मतलब फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको दिखेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो एस लास्ट में इसलिए है क्योंकि प्रोसीजर्स होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिफाइन कर रखा है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उसको SOP बोलते हैं। क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करती है, SOP जो बना हुआ है उसको फॉलो करती है प्रॉपरली, तो उसे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। जो यहाँ पे आपको 76,000 करोड़ वाला फिगर दिख रहा है, ये बेनिफिट है। जैसे आपने कोई मान लेते AC बना रहे हैं, AC में आपने SOP फॉलो किया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना भी आपने प्रोडक्शन किया होगा जिस हिसाब से बेनिफिट मिलता होगा। मान लेते हैं कि बेनिफिट का ये है, रेशो दे रखा है कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे, जितना आपको प्रोडक्शन कॉस्ट में पैसा लगेगा, उसका 10% गवर्नमेंट आपको देगी अगर आपने SOP फॉलो किया, तो उस तरीके से मिलेगा फिर वो आपको। तो ये होता है, ये टू ल्योर कंपनीज जो लिखा है हेडलाइन के अंदर वो ये है कि वही ताकि कंपनीज अट्रैक्ट होएं और वो SOP के उसके फॉलो करें और काम अपना करें। तो इसके अंदर ये हुआ है। ना यहाँ पर गवर्नमेंट अपने भी कंपनीज को सेटअप करने की कोशिश कर रही है ऐसे सेमीकंडक्टर सेगमेंट के अंदर। इसके अंदर 20+ यूनिट्स सेटअप होंगी, जिसके अंदर डिज़ाइनिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फैब्रिकेशन यूनिट्स, तीनों तरीके की यूनिट्स जो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो सेटअप होंगी इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, आने वाले 6 सालों के अंदर। ना यहाँ पर PLI स्कीम्स का भी यूज़ किया जाएगा जो ये यूनिट्स बनेंगी। PLI क्या होता है? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होती है। जैसे मान लेते हैं हमने कोई अगेन AC की कंपनी है, AC की कंपनी को हमने बोला कि आपको 200 AC बनाने हैं एक महीने के अंदर फॉर एग्जांपल। तो अगर वो 200 से ऊपर बनाती है तो जितने भी वो 200 से ऊपर बनाएगी उसके हिसाब से उसे एक इंसेंटिव मिलेगा। इस तरीके से ना यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक, इसीलिए इसे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव बोलते हैं क्योंकि प्रोडक्ट से इसका लिंक है। दूसरी बात जो मैंने प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट्स लिखा है वो बेसिकली ये है कि चिप्स सिंस ग्लोबली उसकी सप्लाई कम हो रखी है अभी के लिए, तो अगर हम उसे रैपिड पेस पे जल्दी से अगर हम उसे उसकी सप्लाई को बढ़ा लेते हैं तो फिर हमारी प्रोडक्शन तो होएगी, यानी इंडिया में हम यूटिलाइज उसको कर पाएंगे, डोमेस्टिक यूजेज उसको बोलते हैं। उसके अलावा हम उसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन एक्सचेंज भी गेन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर इसी सेगमेंट के अंदर सैमसंग ने भी अपनी एक $17 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके एक चिप फैक्ट्री खोली है टेक्सास US के अंदर। टेक्सास का नाम आपने शायद सुना भी होगा पहले। तो 17 बिलियन की चिप फैक्ट्री उन्होंने भी अभी खोलने की कोशिश की है वहाँ पर टेक्सास के अंदर। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है ताकि इंडिया भी इसके अंदर आगे जा सके ना। ये पहला आर्टिकल था, पूरा हमने पूरा कवर कर लिया। हम लोग चलते हैं सेकेंड आर्टिकल के ऊपर, PM टू टेक फाइनल कॉल ऑन क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो कल
सॉरी, तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि विंटर सेशन के अंदर क्रिप्टो बिल प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो भी होने लग रहा है प्रेजेंट। और कल थर्सडे की मीटिंग में जो कैबिनेट की हुई है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को पुट फॉरवर्ड किया गया है, सबके प्रोज एंड कॉन्स को वे आउट किया गया है कि क्या किस में अच्छी बात है, क्या किस में बुरी बात है, और देखा गया है। और रिसेंटली मतलब कुछ ही पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर ही फाइनल डिसीजन आ सकता है क्रिप्टो बिल के ऊपर। तो ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है कंप्लीट बैन कर देना। सेकंड, मैं सबको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया भी हुआ है, और अगर कोई होता है डिसीजन आ जाता है तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड ऑप्शन था पार्शियल बैन कर दें। थर्ड ऑप्शन था ऑल क्रिप्टोज को चलने दें बट विद रेगुलेशन, कि आप 100 करोड़ से ऊपर की डीलिंग एक दिन में नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ है। फ्यू क्रिप्टोज, मतलब कुछ क्रिप्टोज को हम सिलेक्ट कर लेगी गवर्नमेंट, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह, तो उनको ही सिर्फ चलने देगी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से बाकी पूरा ना, इसके अंदर ज़्यादा कोई न्यूज़ आपको लग रहा होगा कि नहीं है, तो ये सही बात है क्योंकि अभी कोई फाइनल कॉल क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर नहीं आई है। तो अगर आती है तो मैं आपको सारा बता दूंगा यहाँ पर ना। थर्ड आर्टिकल के अंदर है एज प्राइजेस डिप प्रमोटर्स स्टॉक अप शेयर्स। तो ये बहुत ही ईजी न्यूज़ है। प्राइजेस का मतलब है यहाँ पर स्टॉक प्राइजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी प्रमोटर हैं रिलायंस ग्रुप के, मान लेते हैं उनको अपनी कंपनी के ऊपर बहुत अच्छे से भरोसा है और उनकी कंपनी का स्टॉक प्राइस पता नहीं क्या हुआ एकदम से फेल कर गया, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, फेल कर गया, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे वहाँ पर। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि प्रमोटर्स जो हैं अपनी अपनी कंपनीज के, वो अपनी ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप डेटा देखेंगे तो कंपनीज जैसे इन्होंने मेंशन की हुई हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर आपको दिखेगा JSW स्टील, एयरटेल मतलब भारतीय एयरटेल, अदानी ग्रीन, बजाज होल्डिंग्स, सियाट, ये कुछ कंपनीज हैं। इसके अलावा भी हैं पर ये कुछ कंपनीज हैं जो अभी रिसेंटली प्रमोटर्स जिनके ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टॉकअप कर रहे हैं अपने शेयर्स को। और जो ऊपर वाला पॉइंट है आपको, वो मैंने आपको बताया था अभी कि स्टॉक प्राइस फेल कर गया, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसके अंदर मैंने बोला था पता नहीं क्यों कर गया। तो पता नहीं का आंसर रियल लाइफ के अंदर तो है ही कुछ ना कुछ कि क्या रीज़न रहा है इसके फेल करने का। तो उसका रीज़न है FPI का सेलिंग प्रेशर। FPI का सेलिंग प्रेशर मीनिंग हुआ कि फॉरेन से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, वो सेल करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही है इंडिया के अंदर थोड़ी अभी अनसर्टेनिटी चल रही है और ग्लोबली ओमिक्रॉन पैंडमिक की जो है सिचुएशन काफ़ी अनसर्टेन है। तो ये दो रीज़न की वजह से प्राइमरीली ये सेलिंग प्रेशर बना हुआ है FPI का, और उसकी वजह से ये कंपनीज हैं जिसके प्रमोटर्स अपने खुद के कंपनी के शेयर्स को खरीदते जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने देख लिया ना। RBL बैंक की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मतलब अच्छी न्यूज़ तो नहीं है बट RBL बैंक के जो होने वाला है आगे उसकी न्यूज़ है कि वो अपने FCRPL डेट को बेचने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार आपको वाइट स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर ही लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि डेट बेचने का मतलब क्या होता है। डेट बेचने का मतलब होता है जैसे आप है मान लेते हैं और आपने मुझे लोन दिया है, ये मैं हूँ, और आपने सॉरी मैं अपने आप को ठीक से बना लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर आपने मुझे लोन दिया है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ₹100 का, और आप मुझसे डिमांड करते हैं कि मैं आप 2 साल के बाद 2 ईयर्स के बाद आप मुझसे ही ₹120 ले लेंगे, विद इंटरेस्ट मिला के ₹120 ले लेंगे, और बीच में कोई पेमेंट मुझे नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा मैं आपको लमसम अमाउंट में पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने 1 ईयर के बाद मान लेते हैं आफ्टर 1 ईयर मैं क्या हो गया, मैं मान लेते हैं बैंकरप्ट हो गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं नहीं दे सकता हूँ पैसे आपको। तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि आप मेरा जो डेट है, ये जो ₹100 है, ये डेट दरअसल क्या है, ये एक अधिकार है कि आप मुझसे ₹120 बाद में ले सकते हैं। ये दरअसल आपने इस राइट को परचेज किया है कि आप मुझसे ₹120 बाद में रिकवर कर सकते हैं 2 साल बाद। ये ₹100 जो पेमेंट है वो एक तरीके से आपने पेमेंट की है इस राइट को पाने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस राइट को बेच देंगे। मान लेते हैं आप डेट के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको आप बेच देंगे किसी को। आप क्या कहेंगे कि मुझे 120 मिलने वाले थे, आप मुझे अभी के लिए ₹80 दे दो, सिर्फ मैंने 100 दिए थे, आप मुझे सिर्फ 80 दे दो। बट आपके पास ये अधिकार हो जाएगा कि आप मुझसे इसको वो कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से रिकवर कर लिया तो आपके हो गए पूरे, मेरा इसमें कोई अधिकार इसके अंदर नहीं बचा। जो ये पर्सन था उसने सेल कर दिया किसी को ₹80 ले करके, मान लेते कोई C था, कुछ भी था, तो उस तरीके से फिर जो मैं हूँ उस मेरे से C रिकवर कर सकता है यहाँ पर। तो लीगल राइट जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा C के ऊपर। तो ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्यों करा जाता है कि मतलब पूरा लॉस ना हो जाए और जल्दी से पैसा मिल जाए, अभी रिसेंटली पैसा मिल जाए,
तो उस तरीके से ये किया जाता है ना। इसके अंदर यही हुआ है यहाँ पर, आरबीएल बैंक ने, मतलब आपको पता है बैंक्स लोन देता है और लोन कभी कभी बैड डेट बन जाते हैं, तो आरबीएल बैंक ने एफसीआरपीएल को डेट दिया था, 105 करोड़ उसकी वर्थ है, और वो बैंकरप्ट हो गए यहाँ पर। और एफसीआरपीएल के अंदर वो एफसीआरपीएल जो है वो 10% होल्ड भी करता है फ्यूचर रिटेल के अंदर। ये मैंने एडिशनल फैक्ट आर्टिकल के अंदर लिखा था, इसलिए जस्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आरबीएल बैंक जो है इसको सेल करने की बात कर रहा है, इस डेट को। मैंने आपको बता दिया सब चीज़ कि सेल कैसे कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, जो ये वाला पर्सन, मैं ये वाला जो पर्सन है वो हो जाएगा एफसीआरपीएल डेट, जो डेट है उसका, और ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा आपका आरबीएल बैंक। तो ये जिसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने पूरा देख लिया। आई होप आपको डेट सेल कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो समझ में आ गया होगा। ना पेज 7 के ऊपर हम डायरेक्टली इसलिए आ गए हैं क्योंकि बीच में सारे में आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले तो प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, उसके अलावा सारे में यहाँ पर एड्स हैं। जैसे प्योर पॉलिटिक्स हो गया, यहाँ पर ऐड हो गए, यहाँ पर ऐड अगेन 2 पेज तो ऐड ही हो गए। और इसके अलावा प्योर पॉलिटिक्स है, इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर इकोनॉमी लिखा है, बट आप देख सकते हैं एक भी आर्टिकल नहीं है, ये छोटा सा आर्टिकल है बहुत ज़्यादा, ये हम कवर नहीं करते हैं। और इसके अलावा बहुत ही पूरे के अंदर एड्स हैं। ना हम 7 पेज के ऊपर आ ही गए, तो इसको हम इस नोट से कवर करते हैं। ना पेज 7 के ऊपर हम देखेंगे, पहला आर्टिकल है एडलवाइस रिजेक्ट्स टोक्यो बिड टू गेट कंट्रोलिंग स्टेक इन इंश्योरेंस जेवी। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूँ, ये जेवी लिखा है, थोड़ी राइटिंग को माइंड ना कीजिए। खैर, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। क्या हुआ है, एडलवाइज एक इंश्योरेंस या कहना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बना रखा है टोक्यो मरीन इंश्योरेंस के साथ। यहाँ पे आपको दिखेगा जो 51% ई लिखा है, ई मतलब एडलवाइज, 49% टोक्यो मरीन लिखा है, मतलब टोक्यो मरीन इंश्योरेंस कंपनी। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है कि वो जनरली शिप्स वगैरह की इंश्योरेंस करते हैं। जैसे अगर कोई शिप है, उसके अंदर मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीज़ के गुड्स आ रहे हैं, बल्क में आ रहे हैं, तो वो गुड्स की भी एक अपनी इंश्योरेंस होती है, अपनी शिप की एक इंश्योरेंस होती है। और ऐसे भी इंश्योरेंस होती है कि अगर शिप ने किसी को टक्कर मार दी तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होती है। तो ये सब इंश्योरेंसेज होती हैं इसके अंदर। नौ बहुत ही बड़ी कंपनी है जापान की। तो इन्होंने दोनों ने ही एक जॉइंट वेंचर बनाया है यहाँ पर, वो एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस नाम से वो कंपनी है, मतलब जॉइंट वेंचर है। उसका फुल शॉर्ट फॉर्म हो गया ईटीएलआई। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये जॉइंट वेंचर जो है डील करता है ना। अब क्या हुआ है कि इंश्योरेंस, ये मैं अभी ऑफर रिजेक्टेड की बात नहीं करूंगा, अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके बाद। तो इंश्योरेंस एक्ट जो इंडिया का है उसमें अभी जून के अंदर ही अमेंडमेंट हुआ है, और उसके अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट को बढ़ा करके 74% कर दिया है। यानी कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के जॉइंट वेंचर के एसोसिएट वगैरह किसी भी चीज़ के 79% होल्ड कर सकती है, और बाकी 21% जो है इंडिया की कंपनी होल्ड करेगी उसके अंदर। तो इस तरीके से पहले ये 49% पर ही था, तो 30% के आसपास लगभग बढ़ा दिया। और होता क्या है कि सिंस बाहर थोड़े टैक्सेस कम हैं, हालांकि जापान के अंदर इतना कोई डिफरेंस नहीं है बट थोड़े कम है, तो जो भी कंपनी बाहर से किसी जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर करती है तो वो धीरे धीरे अपना स्टेक उसके अंदर कम करती चली जाती है, ताकि थोड़ा टैक्सेस बच जाए, वो सब बच जाए। और वो जो उसके प्रमोटर्स वगैरह होते हैं वो अपनी सैलरी को बढ़ा लेते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट। तो इस तरीके से होता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एडलवाइज जो इंडिया की कंपनी है उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है कि टोक्यो मरीन अपने स्टेक को उसके अंदर बढ़ा ले। टोक्यो मरीन का स्टेक 49% था, जो कि मैक्सिमम अलाउड था अभी तक, जून तक, जैसे आपको दिख रहा होगा 49% था। अब ये चाहे तो इसको बढ़ा करके 74% तक कर सकता है, और अगर 74% जितना भी बढ़ाएगा मतलब उतना इनको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, तो वहाँ पर मतलब इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट फिर भी वो करोड़ के अंदर बात चल रही है तो डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पर उतने उसको टैक्सेस वगैरह कम देने पड़ेंगे और रेगुलेशन वगैरह कम होगी उसके अंदर। पर फिर भी एडलवाइज ने इसको मना कर दिया। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल के अंदर वापस जाएंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा ये हो सकता है इसलिए किया है ऐसा कि ये फ्यूचर के अंदर अपनी लिस्टिंग की बात करेंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट में जाने की बात करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ बाहर से भी इन्फ्लो आएगा, एफपीआई के फॉर्म में, जो हमने ऊपर देखा यहाँ पे एफपीआई सेलिंग प्रेशर वाले पॉइंट में। तो एफपीआई से भी कुछ पैसा आएगा, तो वो इनको लग रहा है कि वो 74% वो मिला करके क्रॉस कर जाएगा, तो वो ये नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से है पूरा यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके आप इसे देख सकते हैं। नहीं भी आया है, मतलब फिर भी नहीं आया है, तो आप नीचे जाके कमेंट कर देना, मैं कल भी डिस्कस कर लूँगा इसको इस तरीके से ना। यहाँ पर हम ये हमारा पूरा फर्स्ट पेज पे जो भी था इसके अंदर कवर कर लिया। ना चलते हैं पेज 7 के ऊपर ही एक और न्यूज़ है।
MG मोटर लुक्स टू क्लॉक अ फिफ्थ ऑफ द सेल्स फ्रॉम ईवीज। बेसिकली इसका मीनिंग है, MG मोटर का नाम आपने सुना होगा, जो इनका जो हेक्टर, MG हेक्टर एक इनकी काफ़ी पॉपुलर कार का नाम है, ये कार का ब्रांड है, ऑटोमोबाइल ब्रांड है। तो इसके अंदर क्या है, ये प्रोस्पेक्टिव बातें कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर ये अपनी एक ईवी लॉन्च करेंगे 10 से 15 लाख के बीच में, जो इसका प्राइस होगा मतलब। तो उससे ये जो इनकी टोटल सेल्स होएगी उस टाइम पर, अभी के लिए है, उतनी ग्रोथ करके जितनी सेल्स होएगी उसका 1/5 अमाउंट जो है वो अपने ईवी से ही वो अर्न करने की कोशिश करेंगे, जो सेल्स है, ग्रॉस सेल वैल्यू है। तो इसके अंदर है, बाकी जो इनके प्रेसिडेंट है, मुझे भी इनका नाम याद नहीं है पर आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, तो वो 2030 तक 30% ऑफ द मार्केट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है बेसिकली वो ईवी पे ही शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात थी, बट इसमें क्या है कि ये पढ़ के कभी कभी लगता है कि ऐसा हो चुका है दरअसल, क्योंकि उन्होंने फिगर्स वगैरह ऐसे बता रखे हैं। बट जो पहला ही पॉइंट मैंने लिखा है वो है प्रोस्पेक्टिव। इसका मीनिंग होता है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि हो, मतलब इनके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ना पेज 7 के बाद पेज 8 के ऊपर ज़्यादा कोई न्यूज़ है नहीं, वो हालांकि कंपनीज पर्स्यू ऑफ प्रॉफिट का सेक्शन है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, तो हम उसको भी के लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर और पेज 9 के ऊपर चल रहे हैं। तो पेज 9 के ऊपर पहली न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या लिखा है, बुलिश MF इन्वेस्टर्स, MF मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, अनफेज्ड बाय नवंबर सेल ऑफ SIPs टॉप 11,000 करोड़। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बेसिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर नवंबर मंथ की रिपोर्ट्स आ गई हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीक के अंदर काफ़ी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ज़्यादा आती हैं। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर रिपोर्ट्स आ गई हैं और 9th मंथ ये नवा ऐसा महीना है लगातार जिसके अंदर जो मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इनफ्लो है, कि मतलब जितना लोग बाय कर रहे हैं उससे कम सेल कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को। तो इस तरीके से नेट में इनफ्लो बच जाता है, पॉजिटिव बच जाता है। तो यहाँ पर ये अभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्विटी सेल ऑफ हुई है नवंबर मंथ के अंदर। हमने देखा था नवंबर मंथ के अंदर इंडाइसेस जो 60,000 61,000 क्रॉस कर गए थे, वो 55,000 के आसपास आ गए थे। मैं भी सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। तो उस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बावजूद ये हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और इसमें क्या है कि और सबसे ज़्यादा रहा है अभी तक, मैं एक बार आपको पॉज करके बीच में डेटा दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यही वो आर्टिकल है और इसके अंदर डेटा भी आप देख सकते हैं कि पिछले महीने से आप देख सकते हैं कि 5,200 करोड़ समथिंग था और वहाँ से डबल हो गया, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया, 11,600 करोड़ पर पहुँच गया है जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल इनफ्लो चल रहा है। और 9वें महीने जो मैंने आपको बात बोली थी, मतलब कंटिन्यूसली 9th मंथ है जिसके अंदर पॉजिटिव इनफ्लो रहा है, जबकि पहले आप देख सकते हैं नेगेटिव भी रहा है काफ़ी टाइम तक। तो ये तो था, ये काफ़ी बेसिक न्यूज़ थी। इसके अलावा इसके जो रीज़न है वो ये रहे हैं कि लो फिक्स्ड इनकम रेट्स, मतलब कि जैसे आप डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं सॉरी आप FD के अंदर या बैंक के अंदर पैसे रखते हैं, तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको काफ़ी कम रेट मिलता है, क्योंकि आपका रिस्क जो है वो भी बहुत कम होता है। तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इंक्रीज्ड अवेयरनेस, अब बहुत ज़्यादा लोगों को पता है पहले से ज़्यादा, जिनको स्टॉक मार्केट और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है वो ज़्यादा लोग हैं अब, और FD वगैरह के क्या डिसबेनिफिट्स हैं वो भी उनको ज़्यादा पता है। तो उस वजह से जो है यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि 9th मंथ है जिसमें नेट इनफ्लो चल रहा है डिस्पाइट इक्विटी सेल ऑफ। ये हो गया। नाउ RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेजेस स्टेक इन HFCL टू 5% वाया QIP। तो यहाँ पर HFCL एक ऐसी कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है, बट जैसे एयरटेल वगैरह के तरीके से नहीं है, ये हार्डवेयर के अंदर है कंपनी। तो जो चीज़ें चाहिए होती हैं फिजिकल इक्विपमेंट वो ये बनाती हैं। तो जैसे आपके ऑप्टिक केबल्स हैं जो आपके नेट वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं जो आपके खंबे, मतलब खंबे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं जो इनके उसमें यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब भी बनाते हैं। तो इसके अंदर अभी इनका एक QIP राउंड हुआ था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट राउंड। तो बेसिकली इसके अंदर ये खुद से सिलेक्ट करते हैं कंपनीज जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने 5% इन्वेस्टमेंट इसमें करके बढ़ा लिए। और जो कंपनी है रिलायंस के पूरे ग्रुप के अंदर से जिसके नाम पे ये इन्वेस्टमेंट हुई है, वो कंपनी का नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स। तो इसके अंदर ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी पहले भी इनका स्टेक जो था वो 3.76% पर था, मैंने अभी गूगल करके निकाला है। तो 5% पर जाना कोई इतनी भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ रिलायंस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये एक बड़ी बात हो सकती है फ्यूचर के अंदर।
नाउ स्टार हेल्थ वीक लिस्टिंग टू बी लिस्टेड ऑन फ्राइडे, मतलब ये मैंने ऐड किया आगे, तो ये हेडलाइन के अंदर यही था, वीक लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पर क्या है कि पेटीएम की तरह ही ग्रे मार्केट के अंदर इसका ये जो है डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड होने लग गया है। ग्रे मार्केट क्या होता है? बेसिकली अनऑफिशियल मार्केट होता है जिसके अंदर लगभग हर कंपनी के शेयर जो लिस्टेड अभी है भी नहीं, उनके भी शेयर्स आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर सकते पैसे देके या ऐसा कुछ, बट एक सेंटीमेंट वहाँ से पता चल जाता है। तो ये डिस्पाइट द फैक्ट कि ये थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ है इस साल का, और दूसरी बात कि ये जो कंपनी है वो बैक करता है, मतलब इसके अंदर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। राकेश झुनझुनवाला जो बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया के अंदर, इन दोनों फैक्ट्स के बावजूद भी इसकी वीक लिस्टिंग होने की संभावना है, और आज ही होने वाली है इसकी लिस्टिंग। तो हमें पता भी चल जाएगा फ्यूचर के अंदर, जब तक ये वीडियो शायद आएगी तब तक हो भी जाएगी शायद लिस्टिंग। क्या है पेज 11 के ऊपर हम चल रहे हैं। 5 ईयर टैक्स हॉलीडे डंपिंग ड्यूटीज इन वर्क्स टू रिश पुश पावर गियर प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा पावर की जब भी बात होती है ना, पावर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये एक वो है डिलेमा वाली बात है वैसे तो, मतलब अब इसको दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं, बट ये ऐसे ही होता है, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर, इनका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपकी बेसिकली तारें होती हैं, बिजली की तारें, वो और आपके जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं। तो अच्छा मैंने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोल्स बोल दिया था शायद, मुझे अभी ऐसे रिकॉल हो रहा है, बट टेलीकॉम के अंदर वो होते हैं जो कि वो टेलीकॉम के पोल्स होते हैं जिसके अंदर टेलीकॉम की वायर्स बंद ही होती हैं, वो वाले। और इलेक्ट्रिक पोल्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या है, उनकी और जो वायर्स होती हैं, जो सारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है बेसिकली, तो वो आपका उसके अंदर प्रोडक्शन कम हो रहा है, बहुत कम हो गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नई नई स्कीम्स लेके आ रही है पावर की प्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अंदर। जो कोल को पिघला, मतलब जला के जो स्टीम बनाते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा। तो उसके अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही थी अभी तक। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारे लॉसेज होने लगे, वहाँ पे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो वहाँ पर अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये मैंने आपको जैसे कल बताया था कि गवर्नमेंट का अकोमोडेटिव स्टांस चल रहा है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो उसका भी एक साइन आप इसको कह सकते हैं। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने 2 स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप्स है जो आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर दिखेगा, डंपिंग ड्यूटीज जो हेडलाइन है, उसके अंदर जो आपको सेकंड पॉइंट पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन 10 सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। तो इंडिया की कंपनी जो ये प्रोडक्शन कर रही है, अगर मान लेते हैं वो 10 सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए हैं इस प्रोसेस के लिए, वो अगर वो इम्पोर्ट करती है तो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी ही नहीं, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी वहाँ पे। दूसरी बात कि अगर वो कोई कंपनी है जो ये काम करती है, बनाती है और एसओपी के थ्रू बना रही है, तो वहाँ पर उसे 5 साल का टैक्स हॉलीडे मिलेगा, 5 साल टैक्स ही नहीं पे करना है। तो ये 2 इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट दे रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इन वर्क्स टू पुश पावर गियर प्रोडक्शन। गियर का मतलब है पावर का, जैसे आप ये सुनते होंगे कैमरा का गियर है, कैमरा का गियर मतलब कैमरा के साथ यूज होने वाला कोई इक्विपमेंट। तो पावर के साथ यूज होने वाला कोई इक्विपमेंट जो है उसकी प्रोडक्शन, मतलब पावर को मतलब वो ट्रांसमिशन करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहना चाहिए, तो उसका जो गियर है वो बनाती है कोई कंपनी, उसके लिए 2 इंसेंटिव यहाँ पर दिए गए हैं। 5 ईयर टैक्स नहीं पे करना है और इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पर नहीं लगने वाली है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक एसओपी की फॉर्म में ये सब चीज़ें मिल रही हैं कि अगर आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन से ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो आपको ये दोनों बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। हालांकि डंपिंग ड्यूटीज़ में ये बात नहीं लिखी है, बट फिर वो कंपनी क्यों नहीं करेगी वो फॉलो, क्योंकि अगर उसे 5 ईयर का टैक्स हॉलीडे चाहिए तो वो करना ही पड़ेगा फॉलो, तो अपने आप ही हो जाएगा वो फॉलो डंपिंग ड्यूटीज़ के लिए भी। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा सिर्फ एक ही आर्टिकल जो है बचा है यहाँ पर, जो आर्टिकल यहाँ आपके सामने है। पीएम मोदी में अनाउंस पैक्ट विद यूएई इन जनवरी। और जनवरी में क्या है, बेसिकली एक पैक्ट अनाउंस करेंगे पीएम मोदी इंडिया का, दुबई से, यूएई से कहना चाहिए। तो पहले इस न्यूज़ को 2 पार्ट में समझेंगे। क्या है कि यहाँ पर इंडिया और यूएई के रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले मैंने एक छोटा सा इसके अंदर फन फैक्ट टाइप का कुछ जोड़ा है कि यूएई और दुबई में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये कई लोगों को जैसे नहीं पता होता है। तो यूएई में आपको बता दूँ कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बेसिकली एक कंट्री का नाम है। इसके अंदर 8 सिटीज़ आती हैं यहाँ पर। तो 8 सिटीज़ के अंदर एक सिटी है दुबई, क्योंकि कई बार क्या है यूएई दुबई सिनोनिमसली यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी सी बात बता दी। खैर,
जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया और यूएस के बीच में यूएई के बीच में एक पैक्ट एंटर होने वाला है, जिसकी जनवरी में अनाउंसमेंट होगी। जिसके अंदर क्या है, उस पैक्ट का नाम है CEPA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और ये प्रॉपर एक टर्म है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई अभी पैक्ट के लिए नाम नया रखा गया, ऐसा एक टर्म है पूरी। और इंडिया के लिए एक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं आप कह सकते हैं, उसके अंदर या जो साउथ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो इतनी डेवलप्ड कंट्री यूएई जैसी कंपनी के लिए सबसे पहला सीपा होगा। अब तक सीपा इसको बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सीपा ही है इसका। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि इसके अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी एक दूसरे को, यानी इंडिया को कुछ कुछ चीज़ें ड्यूटी फ्री मतलब जैसे हमने अभी उसके अंदर देखा था इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है, तो इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेंगी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंडिया और यूएई के बीच में आप कह सकते हैं कि ट्रेड होते हैं। तो जैसे मैं आपको वापस से एक बार आर्टिकल के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर वापस से नहीं लिखे हैं। तो ये वो न्यूज़ है यहाँ पर। और इंडिया को क्या मिलेगा यहाँ पर, इंडिया से क्या जाएगा यहाँ पर, पहले वो देखते हैं। इंडिया से स्पाइसेस, या आपको दिखेगा स्पाइसेस, एग्स, चीज़ एंड टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जाएगा। और अभी के लिए क्या है कि यहाँ पर टेक्सटाइल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगती है, 5% लगती है। और यूएई जो है यहाँ पर एग्स इंपोर्ट, पोल्ट्री मतलब पूरी इंपोर्ट नहीं करता है इंडिया से, बर्ड फ्लू के कंसर्न्स की वजह से। तो अगर ये एंटर हो जाएगा, जैसे जैन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो फिर ये एंटर करने लग जाएगा। और इंडिया 2 तरीके के प्रोडक्ट्स मंगाएगा। इंडिया पहले तो ड्यूटी फ्री तरीके से मंगाएगा मीट, चीज़, स्पाइसेस, सर्टेन ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स। और आपको लग रहा होगा चीज़ स्पाइसेस क्या है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के चीज़ और स्पाइसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं दोनों चीज़ों के अंदर। तो वो कुछ कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ कुछ यहाँ पे आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से है। बाकी इसके अलावा जो मेन काम है वो ये है इंडिया से, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूएई से आते हैं, लोग कई बार तो दुबई जाते हैं सिर्फ आईफोन खरीदने के लिए, तो मतलब वो उस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहे होंगे। और उसका एक्सपोर्ट मतलब कुछ उसमें टैक्सेस में या ड्यूटी में कम रिडक्शन होगा, बट यहाँ पर ड्यूटी फ्री ये नहीं होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें इंडिया को मिलने वाली है, और ये चीज़ें इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाला है ड्यूटी फ्री। अब हम वहाँ पर चलते हैं नोट्स के ऊपर। एक और पॉइंट रह गया इसके अंदर बस, न्यू दिल्ली और इसराइल के अंदर भी एक FTA बनने वाला है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो नेक्स्ट ईयर फाइनलाइज होगा, जिसके अंदर भी वही है कि कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक तरीके से जा सकेंगी इधर से उधर। तो इस तरीके से पूरा है यहाँ पर। अगर आपको मतलब ये मैंने इसलिए पूरा पॉइंट कवर किए, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछ ले कि इंडिया के बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन में रिसेंटली क्या चल रहा है, तो वो आप ये पॉइंट्स कोट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको सारे तीनों ये पेजेस मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको सेकंड चैनल वाली बात बताई थी, वो उसको अब याद रखें और एक बार उसको जाके सब्सक्राइब कर लिया, आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।